नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है लेक्चर नंबर 4 लेके उपस्थित हुए हैं, जो सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र से है, जिसकी समीक्षा अधिकारी चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये मान के चलिए कि यदि आप हिंदी कायदे से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। इसलिए हिंदी पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ 60 क्वेश्चन आता है और 60 क्वेश्चन में जनरली जो अच्छे बच्चे होते हैं वो 55-56 या 58 तक कर लेते हैं। और मैंने तो कुछ ऐसे धुरंधरों को भी देखा है कि जो 60 से अगर उनका 59 हो जाता है तो वो घबरा जाते हैं कि मेरा एक गलत कैसे हुआ। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी नेक टू नेक प्रतिस्पर्धा है। और इसीलिए हमारा भी ये यूट्यूब के माध्यम से प्रयास है कि आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी समृद्धि टीम भी दे आपको, इसके माध्यम से हम दे आपको। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाक्यांशों के लिए एक शब्द एंड विशेष और विशेषण पे है। हम इसी पे आज क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए आइए हम लोग अपना प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न देखने से पहले एक छोटी सी सूचना है आप लोगों को। आप सभी जान रहे हैं कि हमारा जो है वो टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है समीक्षा अधिकारी का, और हमारा टेस्ट सीरीज नंबर जो 3 था वो फुल हो चुका है। तो अब हम लोगों ने एक नए बैच को 4 नंबर को लॉन्च किया है। देखिए, जो हमारा बैच है सुपर 50 बैच, और इसमें जो है अभी फी जो है वो मात्र 799 रुपये रखी गई है। तो अभी जल्दी ही आप लोग इससे जुड़िए, क्योंकि अभी एडमिशन शुरू हो चुका है। और आप लोगों में एक दिक्कत ये रहती है कि आप लोग जो है इंक्वायरी कर लेते हैं और वेट करते हैं लास्ट मोमेंट में। और लास्ट मोमेंट में होता क्या है कि जब बैच फुल हो जाता है, तो चूंकि हम लोगों ने एक क्राइटेरिया निर्धारित किया है कि एक बैच में बहुत सीमित ही बच्चों को हम लोग जगह देते हैं। तो जैसे ही वो बैच फुल हो जाता है तो उसमें हम लोग एंट्री नहीं दे पाते हैं। और आप लोगों को लगता है कि सर इंक्वायरी तो मैंने पहले से की है। तो यदि आपने पहले से की है तो उसी समय फी पेमेंट करके आप उससे जुड़ भी जाइए। तो अभी लेट नहीं करिए। और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि हम PYQ प्लस संभावित क्वेश्चन, जिसमें GS और हिंदी दोनों के रहेंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर्स, मतलब एक तरीके से PT का आपको कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं कि डेली वो प्रैक्टिस होगी, डेली क्विज होगा, ताकि आप लोगों का जो 2-4-6 नंबर से आप लोग रह जाते हैं बॉर्डर पे रह करके, वो ना हो। आप लोग बॉर्डर से 2-4-10 नंबर ज़्यादा रही, ये हमारा प्रयास रहेगा इसके माध्यम से। और अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7303307507। आप इस पे कॉल करिए। ऑफिस में जो लोग हैं वो आपको ज़्यादा डिटेल से बता देंगे इसकी सारी प्रक्रिया। तो चलिए, सूचना समाप्त हुई और आइए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, जिसके खंड या टुकड़े न किए गए हों। और इस सबसे पहले तो इसमें प्रश्न पढ़ते समय इसी का ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है, कि नहीं किया गया है कि किया गया है। क्योंकि जनरली 1-2 क्वेश्चन तो आप जल्दीबाजी में, क्योंकि वहाँ जब आप परीक्षा में जाएंगे तो आपको इसके लिए 60 क्वेश्चन रहेगा और 1 घंटा का समय दिया जाता है। तो आप लोगों को लगता है कि समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी करते हैं। हालांकि लास्ट में होता क्या है कि 20 मिनट पहले करके बैठ जाते हैं और उसमें आप गलत कर दिए रहते हैं, तो बाद में पछताते हैं। इसलिए 60 क्वेश्चन करना बहुत समय है, आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। बहुत ध्यान से पढ़ करके तब इसको जो है आपको उसका जो OMR शीट है उसको फिल करना है। तो चलिए, जिसके खंड या टुकड़े न किए गए हों, अखंडित, अखंडनीय, अखंड और खंडनीय, आप लोग इसमें बताइए कौन सा इसका उत्तर सही होगा। और देखिए, कमेंट सभी लोग करिएगा। यदि कमेंट नहीं आएगा तो ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा हमको भी निराशा होती है कि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हम इतना मेहनत से चीज़ें करके लाते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग से एक छोटा सा सहयोग मांगते हैं कि आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप लोग वो भी नहीं करेंगे तो ये कैसे चलेगा। ठीक है, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर A बताया है वो एकदम सही है, कि जिसके खंड या टुकड़े न किए गए हों, इसका उत्तर होगा अखंडित। बाकी ये सभी गलत हैं। अखंडित अखंडित अर्थात जिसके खंड या टुकड़े न किए गए हों, सही है। जबकि अखंडनीय का अर्थ होता है जिसका खंडन न किया जा सके। देखिए, एक शब्द था ना कि अखंडनीय क्या है, तो अखंडनीय वही है कि जिसका जो है वो
खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। और खंडित क्या है कि जिसके खंड या टुकड़े न किए गए हों, तो इसका ध्यान रखना है। दूसरा है आशा से बधा हुआ के लिए उपयुक्त में से एक शब्द है कि कौन सा होगा? आशातीत, आशान्वित, प्रत्याशा और अप्रत्याशित। आप लोगों को इसमें सही उत्तर बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो उत्तर सही है। आशा से बधा हुआ, जल्दी से आप सभी कमेंट करें। आशा से बधा हुआ, और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो एकदम सही है। आशा से बधा हुआ मतलब आशान्वित जो होता है। और इसकी थोड़ी सी व्याख्या आप लोग देखें। देखिए, आशा से बधा हुआ के लिए एक शब्द होता है आशान्वित, और की गई आशा के लिए प्रत्याशा होता है। देखिए यहाँ प्रत्याशा भी दिया हुआ ना, प्रत्याशा, तो प्रत्याशा किसके लिए है? एक शब्द की गई आशा के लिए प्रत्याशा, और अप्रत्याशित से तात्पर्य है जिसकी आशा न की गई हो। और अप्रत्याशित तो आप लोग कहते हैं कि बहुत अप्रत्याशित घटना है, मतलब जिस घटना की आशा न की गई हो, मतलब जिसकी आशा न की गई है वो अप्रत्याशित हो जाएगा। तो इस व्याख्या को बहुत ध्यान से देखना। देखिए आपने एक प्रश्न तो वहां देखा, लेकिन यहाँ व्याख्या से आपको दो और मिले शब्द, तो हो सकता है कि आपको यहां से कोई उठा के पूछ ले, तो इसलिए व्याख्या को बहुत ध्यान से देखते रहना है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है निर्निमेष, विपलक, देखते रहना, अप्रत्याशित। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को तो ये आ रहा होगा। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा है? निर्निमेष, विपलक, देखते रहना, अप्रत्याशित। सभी लोग कमेंट करके बताएं। 3 नंबर। और 3 नंबर में जिन लोगों ने इसका उत्तर बताया है निर्निमेष, वो एकदम सही है। देखिए बिना पलक झपकाए के लिए निर्निमेष एक शब्द होता है, वही होता है, वो सही है। और आगे थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें। हाँ वही है, निर्निमेष से तात्पर्य बिना पलक झपकाए है। और ये अभी मैंने जो कि इसके पहले ही बता ही दिया है, तो आप लोग इससे जुड़िए। और इसलिए इससे जुड़िए क्योंकि जो मैं यहाँ करा रहा हूँ, देखिए आप लोग को दिख ही रहा होगा कि कितनी टिपिकल चीजें और कितनी मतलब कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ चूंकि डेली प्रैक्टिस होगा तो वो आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। चलिए, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? बताइए। जो तौला या मापा न जा सके, जो असंभव है, जिसकी अदला बदली न हो सके, जिसे अनुमानित न किया जा सके। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो तौला या मापा न जा सके, जो असंभव हो, जिसकी अदला बदली न हो सके, जिसे अनुमानित न किया जा सके? जल्दी से सभी कमेंट करें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए बताया है वो एकदम सही है। देखिए अप्रमेय माने क्या होता है? जो तौला या मापा न जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रमेय कहते हैं। और अगले प्रश्न पे आइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे गए विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, मरने की इच्छा मुमूर्षा, तैरने की इच्छा तितिर्षा, खाने की इच्छा बुभुक्षा, मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्ष। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा एक गलत है? बाकी 3 सही हैं, तो कौन सा जो गलत है उसी को बताना है। मरने की इच्छा मुमूर्षा, तैरने की इच्छा तितिर्षा, खाने की इच्छा बुभुक्षा और मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षु। जल्दी से आप लोग कमेंट करें, सभी को कमेंट करना है और गलत बताना है कि कौन सा गलत है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी बताया है वो एकदम सही है। देखिए, मरने की इच्छा मुमूर्षा एकदम सही है, तैरने की इच्छा तितिर्षा भी सही है, और खाने की इच्छा जो है वो बुभुक्षा भी सही है। तो आप लोग तो पहले तो इसी को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत संभावना है कि अगला जो प्रश्न है यहाँ से कहीं से आ जाए, तो इसको ध्यान रखना है कि ये कैसे सही है। और मोक्ष पाने की इच्छा यदि मुमुक्ष है तो ये गलत है, तो क्यों गलत है आप लोग इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखें। देखिए यहाँ क्या लिखा गया कि मोक्ष पाने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा मुमुक्षा। जो मोक्ष पाने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द होगा मुमुक्षा, जबकि मोक्ष की इच्छा रखने वाला
के लिए एक शब्द होगा मुमुक्षु, मतलब मोक्ष पाने की इच्छा के लिए एक शब्द मुमुक्षा होगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा मुमुक्षु। तो ये देखिए कितना ज्यादा, मतलब ये बहुत माइनर डिफरेंस है, तो इसका ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए आप लोग। अगला जो हमारा प्रश्न है, जो किसी विषय विशेष पर बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है, वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, वाचाल। आप लोग बताइए, जो किसी विषय विशेष पर बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है, वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, वाचाल। देखिए वक्ता प्रवक्ता में तो अधिवक्ता और वाचाल तो आप हटा ले रहे होंगे, लेकिन वक्ता और प्रवक्ता में कंफ्यूज नहीं होना है। और आप लोग सभी लोग बताएं इसका कमेंट। देखिए सभी को कमेंट करते रहना है, कमेंट करके बताते रहिए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो एकदम सही है। जो किसी विषय विशेष पर बोलता है उसके लिए जो शब्द होता है वो प्रवक्ता होता है। इसीलिए देखिए जो इंटर कॉलेज के जो टीचर उचर होते हैं उनको प्रवक्ता बोला जाता है, क्योंकि वो अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं और वो उसी पर बोलते हैं। वक्ता तो जो बोलता है उसे वक्ता कहते हैं, और अधिवक्ता तो आप सभी जान ही रहे होंगे। इसमें देखिए वाचाल जो है, मतलब वाचाल किसे कहते हैं, जो बहुत बोलता है। जो बहुत बोलता है वो कौन होता है, वो वाचाल होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। पूर्व एवं उत्तर के बीच का कोण होगा। देखिए अगर ऐसे जब परीक्षा में आए तो ऐसे कर लीजिए और यहां लिख लीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो उत्तर पूर्व का कोण ये पूछ रहा है, तो आप लोग बताइए कि कौन सा कोण होगा इसमें। आग्नेय कोण, ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण। आप लोग बताएं इसमें उत्तर पूर्व का कोण कौन सा होगा, पूर्व एवं उत्तर के बीच का कोण, ये वाला। सभी लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो एकदम सही है, ईशान कोण होगा। और आप लोग थोड़ी सी व्याख्या देखें। देखिए जो पूर्व एवं उत्तर के बीच का कोण है वो ईशान कोण है, समझ रहे हैं। और पूर्व एवं दक्षिण के बीच का कोण, देखिए ये चीज ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ये कौन सा कोण है, ये है ईशान कोण है। फिर कह रहा पूर्व एवं दक्षिण के बीच का कोण, मतलब ये जो कोण है ये कोण कौन सा होगा, आग्नेय या अग्निकोण होगा ये कोण। और उसके बाद दक्षिण एवं पश्चिम के बीच का कोण, तो दक्षिण एवं पश्चिम के बीच का कोण ये होगा नैऋत्य कोण। और उत्तर एवं पश्चिम के बीच का कोण ये कौन सा कोण होगा, ये होगा वायव्य कोण। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि यहां से बहुत संभावना है कि अगर ये पूछा जा चुका है तो इन तीनों में से कोई एक पूछ लेगा और आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये चारों एक जगह देख लीजिए और ऐसे ही बना लीजिएगा, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत है, कुछ क्लियर नहीं आ रहा है, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, और हम समृद्धि टीम से अनुरोध करते हैं कि वो जो है इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे डलवा दे, ताकि आप लोग वहां से इसको डाउनलोड भी कर सके। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है ये जो है, इससे तो आप लोग जरूर जुड़िए। देखिए बार बार अगर संस्थान दे रहा है तो इसलिए दे रहा है कि आप लोग इससे जुड़िए और इसका लाभ उठाएं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा, बताइए। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इसमें जो सिंदूरी शब्द है वो विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा, प्रविशेषण, विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। आप सभी कमेंट करके बताइए, सभी कमेंट करके इसको बताइए। ध्यान से पढ़िए और कमेंट करिए आप सभी लोग। और इसमें जिन लोगों ने ए बताया है वो एकदम सही है, ये प्रविशेषण का उदाहरण है। और कैसे उदाहरण है, आप इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखें कि देखिए जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताएं उसे प्रविशेषण कहते हैं।
जैसे इसमें जो लाल है वो विशेषण है और सिंदूरी जो है उसका प्रविशेषण है। आप एक बार यहां देखिए, जो ये लाल है ये क्या है, ये विशेषण है, और ये जो सिंदूरी शब्द है इसका, चूंकि विशेषण से ये पहले यूज हो रहा है, तो पहले आ रहा है, तो ये इसका प्रविशेषण हो गया, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एक विधेय विशेषण भी होता है और एक प्रविशेषण, तो प्रविशेषण मैंने बता दिया। अब आगे प्रश्न है उस पर विधेय विशेषण पे भी, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही आसान सा है, लेकिन क्या करिएगा, ये सभी पूछा गया है, तो आप लोग बताइए कि विशेषण मूलतः, देखिए मूलतः तो अब पहले आप लोग बता दीजिए फिर हम बताते हैं। बताइए, सभी कमेंट करिए आप लोग, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? सभी लोग कमेंट करके बताएं इसको। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। देखिए मूलतः पूछ रहा है, तो मूलतः तो 4 ही प्रकार के होते हैं। हाँ, लेकिन इन जो 4 प्रकार होते हैं इसके भी कई भेद होते हैं, तो उसमें कई विशेषताएं आ जाती हैं, तो उसको नहीं पूछा गया है। ये इसका मतलब अगर पूछा जाए मूलतः कितने होते हैं, तो 4 ही होते हैं। और 4 कौन कौन से होते हैं, तो ये देखिए, सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण जो पहला विशेषण है। फिर दूसरा कौन है, गुणवाचक विशेषण। तीसरा कौन है, संख्यावाचक विशेषण। और चौथा कौन सा है, वो परिणामवाचक विशेषण। तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग बताइए, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण है, बताइए। मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैरागियों को यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, उपयुक्त सभी। आप बताइए इसमें कि कौन सा जो है वो विधेय विशेषण का पर्यायवाची शब्द है। सॉरी, विधेय विशेषण का उदाहरण है, पर्यायवाची नहीं है, सॉरी, विधेय विशेषण का उदाहरण है। देखिए विशेष विशेषण तो मैंने बता दिया, अब आपको विधेय बताना है। और सभी कमेंट करें, मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैरागियों को यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, उपयुक्त सभी। और इसमें इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी जो है वो सही है, क्योंकि देखिए मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, और वैरागियों को यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। इसमें विधेय विशेषण की जो डिफिनेशन है, थोड़ा सा इसके देखिए कि जो विशेषण विशेष के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। मतलब जो विशेषण जो है विशेष के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यहां लड़का, घोड़ा आदि विशेष से हैं। क्या है, लड़का और घोड़ा आदि विशेष है, जबकि आलसी, काला, मिथ्या आदि क्या है, विशेषण है। तो कहा नहीं गया कि लड़का जो है वो काला है, आलसी है, घोड़ा जो है वो काला है। तो घोड़ा काला, काला घोड़ा नहीं है, घोड़ा काला, तो काला जो है वो बाद में आ रहा है, तो इसीलिए जो है वो विधेय विशेषण के उदाहरण है। जो विशेष के बाद आते हैं अतः सभी विधेय विशेषण के उदाहरण। ये व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? 100 गुना लंबा, देखिए गुना है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा भेद है। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, संपूर्णतावाचक। आपको बताना है इसमें कमेंट करके, और सभी कमेंट करके बताइए इसका। 11 नंबर, जल्दी से बताएं कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा है? और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है, ये आवृत्तिवाचक विशेषण है। 100 गुना लंबा, 4 गुना, 10 गुना, ऐसे अगर गुना करके आए तो समझ लीजिए कि वो आवृत्तिवाचक विशेषण है। और ये आवृत्तिवाचक जो विशेषण है वो संख्यावाचक विशेषण का ही एक प्रकार है। मतलब इसका भी ध्यान रखना है कि जो आवृत्तिवाचक विशेषण है वो किसका प्रकार है, तो वो संख्यावाचक विशेषण का प्रकार है। निम्नलिखित में विशेष शब्द है विपन्न, वादी, विशिष्ट, मानस। आप बताइए कि इसमें कौन सा जो शब्द है वो विशेष है। विपन्न, वादी, विशिष्ट, मानस। सभी कमेंट करते रहिए, कमेंट करके सभी लोग बताएं। 12 नंबर, आपको विशेष बताना है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है, इसका उत्तर होगा मानस।
देखिए मानस जो है वो विशेष शब्द है, इसका विशेषण होता है मानसिक। मतलब मानस जो है विशेष है, इसका विशेषण क्या है? मानसिक। और विपन्न तथा विशिष्ट भी विशेषण शब्द है, और इनका जो विशेष से क्या होता है? विपन्न का विपत्ति, और विशिष्ट का क्या होता है? विशेष। तो ये सब व्याख्याओं में भी इन शब्दों को भी ध्यान रखना कि विपिन्न विपन्न, विपिन्न का क्या होता है? विपत्ति, और विशिष्ट का होता है विशेष। तो ये भी ध्यान देखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? जो प्रविशेषण है जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया है, उसको कामता प्रसाद गुरु ने क्या बताया है? अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, वाह्य विशेषण, असामान्य विशेषण। और देखिए ये आपके परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो बहुत संभावना है रिपीट होने की, तो इसलिए इसको ये नहीं सोचिएगा सर ने अपने आप से ऐसे बना लिया है। तो ये आपके प्रश्न में पूछा गया है, आपके समीक्षा अधिकारी का ही ये प्रश्न है। तो सभी लोग बताएं। अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, वाह्य विशेषण और असामान्य विशेषण। और इसमें जो उत्तर होगा इसका ए होगा। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है, ये हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण है। देखिए यहाँ विकारी विशेषण की बात कर रहा है, आपको बताना है कि अच्छी लड़कियां वे हैं, कौन सा इसमें जो है वो विकारी विशेषण है। आप सभी कमेंट करके बताएं, सभी कमेंट कर। वे अच्छी लड़कियां हैं 14 नंबर। देखिए सेकंड लास्ट है, इसलिए बहुत हड़बड़ा के नहीं, बस एक ही क्वेश्चन और है, तो इसलिए सभी सही सही बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है कि वे अच्छी लड़कियों में वाक्य में विकारी विशेषण कौन है? अच्छी है। और ये क्यों है, थोड़ा सा इसका व्याख्या देखिए। वे अच्छी लड़कियां वाक्य में विकारी विशेषण अच्छी हैं। वे विशेषण जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं विकारी विशेषण कहलाते हैं। मतलब विकारी विशेषण किसे कहते हैं? विकारी विशेषण वे विशेषण होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, इन्हें ही विकारी विशेषण कहते हैं। तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका ध्यान से इसको करना है। और ये हमारा अंतिम है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। आप सभी कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। आप सभी बताएं, सभी लोग जल्दी से बताएं। और इसमें जो लोग इसका उत्तर डी बता रहे हैं वो एकदम सही है। इसका उत्तर मेधावी होगा। और अभी जाइएगा नहीं, कुछ सूचना है उसको भी देख लीजिए। इसके बारे में तो मैंने बता दिया, इससे जुड़िए क्योंकि समय सीमित है। और देखिए ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग इसलिए जुड़िए कि यदि आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पीडीएफ बना के भेजिए। आप लोगों को पता होगा कि हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, तो आप यहाँ पीडीएफ बना के भेजिए, हम उसकी मार्किंग कर देंगे। और साथ ही साथ ग्रुप में बच्चे आंसर राइटिंग कर भी रहे हैं तो आपको एक वहाँ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना भी मिलेगी। और हम जो अभी मैंने पढ़ाया है या पीछे भी जितना मैंने पढ़ाया है, हम समृद्धि टीम से कहेंगे कि वो इसका पीडीएफ भी यहाँ डलवा दें ताकि आप लोग यहाँ से पीडीएफ लेके भी डाउनलोड कर लें। और साथ ही साथ ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है, इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। तो चलिए ये देखिए। और आगे एक छोटी सी सूचना कि देखिए हमारा जो है करंट अफेयर्स पे भी बहुत वर्क हो रहा है, काम हो रहा है। और आप सभी जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये एक बड़ा इनका वेटेज होता है। अगर आप समीक्षा अधिकारी ही देने जाएंगे तो कम से कम 25 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिलेंगे, और अगर अपर पीसीएस दे रहे हैं तो वो 35 तक क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इसलिए इसको इग्नोर तो करना ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को समस्या भी यहीं से होती है, करंट अफेयर्स में ही होती है, क्योंकि जनरली आप लोग करते क्या है कि इसको लास्ट में सोचते हैं कि लास्ट में हम पढ़ के कवर कर लेंगे। और लास्ट में होता क्या है कि आप पढ़ते तो हैं तेजी से, उस समय जो मार्केट में अवेलेबल होता है घटना चक्र दृष्टि जो आँख वाली आती है,
फिर आपका ये आ जाता है, घटनासार आ जाता है, फिर और भी पत्रिकाएं आ जाती हैं। तो आपके पास इतना मैटर हो जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब चीज़ें पढ़ते तो हैं लेकिन वो तुरंत तुरंत 10 दिन में पूरा कवर करना, तो उस कंफ्यूजन से भी बचने के लिए आप जो है करंट अफेयर्स पे निरंतर वर्क करिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि देखिए सफलता का एकमात्र जो सफलता की एकमात्र जो कुंजी होती है वो निरंतरता के साथ मतलब लगातार जो है आप निरंतर परिश्रम करते रहिए, वही आपको सफल बनाएगा। मतलब परिश्रम रोज होना चाहिए। तो हमारा जो करंट अफेयर्स है इसको भी आप लोग जुड़िए, इसको देखिए, और बहुत ही आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा ये। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम पुनः उपस्थित होते हैं कल 6 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।